नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 3 जिले समीकरण 4, राहुल गांधी इससे बना सकते हैं एक बड़ा हथियार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक संक्षेप में आपको विश्लेषण करके समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके पीछे की सियासी रणनीति क्या है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बस उत्तर प्रदेश को छूते हुए निकल के जा रहे हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जहां पर कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, तो ये 3 जिले ही क्यों चुने गए और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के इन जिलों को छूते हुए क्यों हरियाणा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इस मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे ताकि आप समझ सकें कि सियासी दल जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे एक भारी भरकम एक रणनीति होती है जिसको समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। फिर भी संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर क्यों गुजर रहे हैं। बात हमने की 3 जिलों की। ये 3 जिले हैं गाजियाबाद, बागपत और शामली। इन 3 जिलों से गुजरते हुए सीधे ये यात्रा हरियाणा की सीमा में दाखिल हो जाएगी। अब इन 3 जिलों में जो बहुतायत है मतदाताओं की, अगर उसका हम वर्गीकरण करें या समीकरण की बात करें तो 4 समीकरण बहुत प्रमुख हो जाते हैं। जो पहला समीकरण है वो है किसान, दूसरा है जाट, तीसरा दलित और चौथा है मुसलमान। इसके अलावा 5वां समीकरण पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं होता है। सभी सियासी दल आज नहीं, जमाने से इन्हीं 4 समीकरणों के इर्द गिर्द अपना पूरा ताना बाना तैयार करते हैं। जो समीकरण फिट बैठ जाता है वो उस इलाके में जीत जाता है। किसान इसलिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि किसान कोई एक धर्म या जाति नहीं है, किसान में सभी समाहित हो जाते हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसान बेल्ट कहा जाता है। गेहूं और गन्ना ये 2 वहाँ की प्रमुख फसलें हैं और ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जाट हो, किसी भी बिरादरी से आता हो, वो सब के सब किसान का ही काम करते हैं, यानी खेती का काम करते हैं, किसान होते हैं, इसीलिए इसको किसान बेल्ट कहा जाता है। दूसरा, इसको जाट बेल्ट कहा जाता है क्योंकि जो बहुतायत है वो जाट समुदाय की है। तो जो इन 3 जिलों की हम बात कर रहे हैं, तो जब गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई तो एक तस्वीर जो थी वो लोगों ने उसको बहुत नोटिस किया कि तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उनके हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम के चित्र थे। यानी जब स्वागत हुआ तो एक तरीके से ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि दलित समुदाय का बहुत बड़ा समर्थन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। अब हम बात करते हैं किसानों की। किसान यानी वो वर्ग जिसमें सभी जातियां समाहित हैं, तो राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा में जो किसान समीकरण साधने की कोशिश थी उसको बल इसलिए मिल गया क्योंकि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, उनकी तारीफ की। ये अलग बात है कि दूसरे राज्यों में जो जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां किसान इससे जुड़े मुद्दों पर टिकैत कांग्रेस का विरोध भी करते रहे, लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहुल गांधी की तारीफ की राकेश टिकैत ने। यानी किसानों का एक बड़ा समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। वो आगे वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा उसको अभी हम नहीं कह सकते अभी से, लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित और किसान इन 2 वोट बैंक को जोड़ने का पुरजोर प्रयास किया राहुल गांधी ने। और ये जो पूरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है जिसमें करीब 20-22 जिले जिसमें आते हैं, और ख़ासतौर से जो किसान की जो बेल्ट है जो गाजियाबाद, बागपत और इधर से होते हुए मुजफ्फरनगर की जो पूरी बेल्ट है, वहाँ पर किसान एक बड़ा मुद्दा होता है। गन्ना किसानों का बकाया हर सरकार के लिए एक सिरदर्द होता है, उस चुनौती से वो निपट नहीं पाती है और विपक्ष के लिए बड़ा हथियार। तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में ये एक बड़े हथियार के तौर पर काम आया। अब हम बात करते हैं जाट बिरादरी की। देखिए, जाट बिरादरी अभी तक अगर पीछे अगर हम जाएं आज से करीब 10 वर्ष पहले, तो या तो बसपा के साथ या सपा के साथ जाट बिरादरी के बहुत सारे लोग रहते थे, इसीलिए वहाँ से इन इलाकों से खासतौर से बसपा पहले बहुत अच्छा करती रही क्योंकि जो दलित, जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो उसको इस इलाके से भारी भरकम जीत दिलाता रहा। लेकिन
मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ था, उसके बाद से वहां पे वो समीकरण बदल गए। जाट और मुसलमान दोनों अलग हुए। जाट बिरादरी का जो ध्रुवीकरण हुआ वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में हुआ, इसलिए लगातार वो बढ़त हासिल करती रही। 2013 के बाद से, या यूं कहें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, जब उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव लड़ने आए थे, तो उस वक्त तक एक हिंदुत्व की लहर भी चल रही थी प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में, और उस वक्त ये जाट बिरादरी के तमाम जो लोग थे वो बड़ी संख्या में वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के पीछे खड़े हो गए। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो समीकरण कहीं ना कहीं बदलते दिखाई पड़े। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बेहतरीन मौका ऐसा लगता है कांग्रेस को कि वो जाट बिरादरी को अपने साथ ले सकती है, क्योंकि जाट बिरादरी के लोग भी किसान के तौर पर काम करते हैं। एक बात जो किसी ने पता नहीं नोटिस की या नहीं की, लेकिन जो बात समझ में आती है और जो जिस बात को सियासी तौर पर समझना भी चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश की जब सीमा में दाखिल हो रही थी, उस वक्त दो बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में कमान दी गई प्रचार प्रसार करने की और पूरी रणनीति को बनाने की, और उन दो प्रमुख चेहरों को आगे रखा गया। वो दो चेहरे कौन से थे? पहला चेहरा था सलमान खुर्शीद और दूसरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के बड़े पुराने काडर रहे हैं और वो इस पूरे समीकरण को बहुत भली भांति जानती। इन दो मुस्लिम चेहरों को आगे रखा। क्यों रखा? क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे ही मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल करती रही। यही रणनीति समाजवादी पार्टी की भी थी। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन दो नेताओं को आगे करके भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई, यानी दलित मुस्लिम गठजोड़ को भी साधने का प्रयास किया गया। जयंत चौधरी भी इस बात को शायद समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो यात्रा का स्वागत करें। चूंकि सैद्धांतिक तौर पे वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वो नहीं हो सकते थे, लेकिन एक तरीके से उन्होंने अपना नैतिक समर्थन इस यात्रा को दिया, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर के कि वो इस यात्रा का स्वागत करें। जयंत चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं, बड़े नेता हैं और उस पूरी किसान बेल्ट में एक तरीके से उनकी पार्टी का एक जमाने में बहुत दबदबा था। तो हो सकता है कि जयंत चौधरी भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हो। लोकसभा चुनाव 2024 के आते आते अगर सीटों का कोई समझौता अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाता है समाजवादी पार्टी से, तो उस स्थिति में वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। सियासत के जानकार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जयंत चौधरी भविष्य की संभावनाएं राहुल गांधी में तलाश रहे हैं। वो देखेंगे कि उनका ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का किस तरीके का प्रभाव रहता है। तो जो बात हमने जहां से शुरू की थी वो यही थी कि ये जो 4 समीकरण हैं, अगर राहुल गांधी इसको साधने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी सियासी दल के गठबंधन के सहारे हो सकता है कि अच्छा कर सकते हैं। उसमें जयंत चौधरी भी एक हो सकते हैं। भविष्य में कोई अगर विपक्ष का अगर कोई गठबंधन होता है तो ऐसे मौके पर कांग्रेस को भी वहां पर कुछ सीटें मिल सकती हैं। एक तरीके से पार्टी वहां पर अपने आप को मजबूत करने के लिए इन 4 समीकरणों पर, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहला किसान, दूसरा जाट, तीसरा दलित और चौथा मुसलमान, इन 3 जिले और 4 समीकरणों के सहारे कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।